अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इस कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट के बाद मैंने अपना लेक्चर एंड किया था। सो ये कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट था, ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर था और ये आपकी मैंने बताया था कि दीज आर द परफॉर्मेंस इक्वेशंस ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब इस सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना ऑल द वोल्टेजेस शोन इन द डायग्राम मस्ट हैव अ प्रॉपर रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों साइड एरो करके दिखा दिया और आपने प्लस नहीं दिखाया कि प्लस ऑफ द रेफरेंस इस साइड है, ठीक है। सो एरो मैंने सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में एरो किया है, सो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, इट वुड मीन दैट ऊपर की साइड प्लस नीचे की साइड माइनस इज़ द रेफरेंस। बट अगर मैं दोनों साइड एरो कर देता हूँ देन द this plus is necessary to show that this is plus, this is minus as the reference of E2. This plus and this minus is the reference of V2. This plus and this minus is the reference of E1 and this plus and this minus is the reference of V1. ये आपको प्रॉपर रेफरेंस दिखाना होगा, प्रॉपर रेफरेंस के हिसाब से आपको फेज़र बनाना होता है, ठीक है। नाउ जितनी भी क्वांटिटीज़ मेंशन्ड है, every quantity must be properly mentioned also in the phasor diagram। और अगर सपोज मैं इस डायग्राम में ये ना दिखाता मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ठीक है, अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच ना दिखाता देन मैग्नेटाइजिंग ब्रांच से करस्पॉन्डिंग जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो फेज़र डायग्राम में नहीं आ सकती थी। जो भी क्वांटिटीज़ सर्किट में आएंगी वही आपको फेज़र में दिखानी होंगी, ठीक है। ये RC एंड XY जो हैं वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में नहीं था। सो जो स्टार्टिंग में मैं आपको फेज़र डायग्राम बनवा रहा था उसमें IC एंड I5 भी नहीं था, बिकॉज तब तक ये जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है इसका कोई मेंशन नहीं हुआ था। सो अगर सर्किट डायग्राम में मेंशन नहीं हुआ था सो फेज़र में भी आपको मेंशन नहीं करना है। बट नाउ अब क्या हुआ कि अब मैंने कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट दिखा दिया है, सो एवरी क्वांटिटी इज़ नाउ मेंशन्ड, इसलिए आपको जो फेज़र मिलेगा दैट विल बी कंप्लीट फेज़र डायग्राम, ठीक है। तो जो जो क्वांटिटी, ध्यान रखना जो भी वोल्टेजेस हैं उनका प्रॉपर रेफरेंस आपको दिखाना होगा एंड ऑल द करंट्स शोन मस्ट बी प्रॉपरली इंडिकेटेड इन द फेज़र डायग्राम, ठीक है। अगर आपने IC को डिनोट किया है यहाँ पे तो IC को आपको फेज़र डायग्राम में भी दिखाना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे I2 लिख दिया, सपोज ये क्या है I2, ये होगा आपका I2/A, दिस विल बी I2/A। और यहाँ पे आपने I1 को मेंशन नहीं किया बट आपने फेज़र में दिखा दिया, ठीक है। आप जानते हो दैट दिस इज़ I1 बट जब आपने डायग्राम बनाया यू फॉरगॉट टू मेंशन I1, तो I1 आपने यहाँ तो नहीं दिखाया बट फेज़र में दिखा दिया, सो ये गलत हो जाएगा बिकॉज एग्जामिनर को यही नहीं पता होगा कि I1 आपने लिया क्या है। सो यू नीड टू शो I1 इन द सर्किट डायग्राम और तभी आप फेज़र में उसको दिखा सकते हो। सो I1 यहाँ पे भी मेंशन होना चाहिए तभी आप फेज़र में मेंशन कर सकते हो। E1 यहाँ पे मेंशन होना चाहिए प्रॉपरली, प्रॉपर रेफरेंस के साथ, तभी आप फेज़र डायग्राम में दिखा सकते हो। नाउ अब इस सर्किट डायग्राम के करस्पॉन्डिंग में लेके चलूँगा, तो सबसे पहले मैं लैगिंग लोड लेके चलता हूँ। सो शुरुआत में इससे करूँगा, लोड से, बिकॉज लोड के बारे में मेरे को पता है दैट द लोड इज़ लैगिंग इन नेचर, दैट्स वाई द करंट लीड्स, द करंट ड्रॉन बाय द लोड लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द लोड बाय एन एंगल phi 2 विच इज़ लैगिंग एंगल ऑफ द लोड, ठीक है। सो मैं कहाँ से लेके चलूँगा, आई विल टेक V2 एज रेफरेंस, ठीक है। सो लेट मी टेक V2 एज रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे अपना V2 को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। सो V2 को मैं इस तरह से यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे की तरफ। नाउ द करंट ड्रॉन बाय द लोड विल लैग द वोल्टेज V2 बाय I2, ठीक है। सो ये आपका I2 होगा, ठीक है। सो मैं I2 को थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ I2/A रिफ्लेक्ट होगा ऑन द प्राइमरी साइड, ठीक है। नाउ दिस
I2, ठीक है, दिस I2। अब आपको जब I2 पता लग गया, देन I2 इंटू R2 ड्रॉप आपको पता लग जाएगा। तो I2 इंटू अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो टोटल ड्रॉप होगा डैट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन एज I2, ठीक है। सो ये जो I2 है और ड्रॉप जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। सो एक आपको पैरेलल लाइन खींचना होगा इस तरह से, और ये आपका ड्रॉप होगा I2 इंटू R2। ये R2 जो है वो स्केलर है, इसलिए I2 R2 भी इन फेज विद I2 होगा। इन फेज विद I2 मीन्स इन द सेम डायरेक्शन। ये मत सोचना कि यहीं से दिखाना होगा, नहीं, आपको V2 की तरफ से दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको जब I2 पता है, देन J I2 इंटू X2 क्या होगा? I2 इंटू X2 जो है दैट वुड बी इन फेज विद I2, and because of this J means 1 angle 90, this total would lead I2 by 90 degrees। so ये जो टोटल है J I2 X2 क्या है? this, ठीक है। I2 से लीड करेगा ये टोटल बिकॉज ऑफ दिस J एलिमेंट। इस J की वजह से ये जो टोटल है ये I2 फेज़र से लीड करेगा बाय 90 डिग्रीज। सो एक ड्रॉप जो आएगा नाउ, एक ड्रॉप और आएगा जो I2 से लीड करेगा। सो I2 के परपेंडिकुलर आपको इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। नाउ दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, तो आपको यहाँ से टिप मिलाना होगा V2 बाय दिस इक्वेशन। V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 X2, आपका टोटल मिला के क्या हो जाएगा? आपका E2। ये आपका क्या हो जाएगा? E2। नाउ E2 इंटू E2 की मल्टीप्लाई आप A से करोगे, देन यू विल गेट AE2 एंड AE2 विल बी, इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। दिस इज E2, यहाँ तक तो E2 है, एंड आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय A यू विल गेट E1। E1 इज इक्वल्स टू AE2। ये स्केलर है, E1 एंड E2 आर इन फेज, ठीक है। अब उसके बाद आपको जब यहाँ पे मेंशन हो गया सब कुछ, उसके बाद जब आपको E1 मिल गया तो मैंने आपको बताया था डेट I0 करंट लैग्स बाय एन एंगल फाई नॉट नियरली 80 to 85 डिग्रीज। E1 से लैग करता है। मैंने आपको बोला था कि V1 भूल जाना, E1 से लैग करता है I0, ठीक है। कितना लैग करता है? फाई नॉट। सो ये छोटा सा आपको करंट दिखाना है I0। इस I0 करंट को दिखाने के बाद I2 बाई A प्लस I0, आपको पता है दैट दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल्स टू I1। सो आपको इन दोनों फेज़र्स को ऐड करना है। सो इस फेज़र के पैरेलल में आपको एक लाइन खींचना है, एंड I0 के पैरेलल में आपको इसकी टिप से एक लाइन खींचना है। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, और आप जब इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे देन यू विल गेट दिस करंट एज I1, ठीक है। नाउ ध्यान रखना, ये जो V2 एंड I2 के बीच में जो एंगल है दिस इज़ फाई 2, ठीक है। दिस टोटल एंगल बिटवीन E1 एंड I0, दिस एंगल इज फाई नॉट, ठीक है। उसके बाद आपके पास I1 आ गया। सो I1 R1 ड्रॉप भी आ जाएगा। I1 इंटू सम स्केलर इज़ इन फेज विद I1, ठीक है। सो आपको जो I1 R1 ड्रॉप दिखाना है वो इसी डायरेक्शन में दिखाना है जिस डायरेक्शन में आपका I1 है, ठीक है। सो आपको यहाँ टिप से दिखाना होगा इस तरह से, और ये बिल्कुल इन द सेम डायरेक्शन आपको दिखाना होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये है, इस पैरेलल डायरेक्शन में आपको क्या दिखाना होगा? I1 इंटू R1 ड्रॉप आपको दिखाना होगा। फिर उसके बाद ये तो I1 इंटू R1 ड्रॉप हो गया।
सो ये डायरेक्शन I1 R1 की भी है और यही डायरेक्शन I1 की भी है। नाउ फिर से वही चीज़ JI1 इंटू X1 आपको ड्रॉप दिखाना है। सो I1 से JI1 X1 कितना लीड करेगा? बिकॉज ऑफ दिस J एलिमेंट JI1 X1 वुड लीड I1 फेजर बाय 90 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस J मीन्स वन एंगल 90 डिग्रीज। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लस 90 दिस टोटल इज लीडिंग I1 फेजर बाय 90 डिग्रीज। सो आपको यहाँ से 90 डिग्री से लीडिंग इस तरह से आपको बनाना होगा। सो इस तरह से आपने लीडिंग इस तरह से दिखाया। ठीक है। सो दिस वुड बी JI1 X1। नाउ E1 फेजर, E1 ड्रॉप प्लस JI1 X1 ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप इज इक्वल्स टू V1। ठीक है। सो दिस फेज़र प्लस दिस फेज़र प्लस दिस फेज़र आपको टिप से टिप ज्वाइन करना है। यू विल गेट व्हाट? V1। तो ये जो आपको टोटल मिलेगा दैट वुड बी V1। ठीक है। अब ये जो V1 है, ठीक है, ये जो यहाँ पे V1 है और उसके बाद जो I1 एंगल है, V1 इज़ द सप्लाई वोल्टेज and I1 is the supplied current. The supplied current is lagging the supply voltage by some angle which is called as primary PF angle or input PF angle. So ये जो total होगा that would be phi1 in and cos of phi1 would be input PF. ठीक है। Power factor on the input side of the transformer and this is the power factor of the load। ठीक है। आप नोटिस करना that because of this lagging nature of the no load current, जो प्राइमरी करंट है वो और ज़्यादा लैग कर रहा है। I2 ऊपर की तरफ है एंड I1 करंट और नीचे की तरफ है। सो I1 करंट इज़ मोर लैगिंग बिकॉज I2 करंट के साथ साथ I2 में एक और लैगिंग करंट है I0 जो ऐड होके I1 बन रहा है। ठीक है। I नो I1 करंट इज इक्वल्स टू I2 बाई A। ठीक है। ये तो लैगिंग है ही, बट I1 जो है वो और ज़्यादा लैग कर रहा है बिकॉज एक और लैगिंग करंट इसमें ऐड हो रहा है विच इज़ I0। ठीक है। इसकी वजह से ये और ज़्यादा लैगिंग चला गया। ठीक है। ये ध्यान रखना। सो इस केस में आप नोटिस करना, आपने शुरुआत में देखा था इन आइडियल केस cos phi1 इज इक्वल्स टू cos phi2, बट ये प्रैक्टिकल केस है एंड प्रैक्टिकल केस में cos सिंस phi1 इज नॉट इक्वल्स टू phi2, लोड PF एंगल इज नॉट इक्वल्स टू इनपुट PF एंगल, सो लोड पावर फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू इनपुट पावर फैक्टर। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अगर ये ना होता तो I1 एंड I2 फेज़ में होती, I1 एंड I2 फेज़ में होती तो phi1 एंड phi2 दोनों सेम एंगल होते हैं। ठीक है। सो आइडियल केस में I0 नहीं था, प्रैक्टिकल केस में I0 फ्लो करेगा, इसलिए phi1 नॉट इक्वल्स टू phi2 एंड दोनों साइड जो PF होगा वो बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अभी तक हम देख रहे थे डेट V1 एंड E1 दोनों बराबर थे, E2 एंड V2 दोनों बराबर थे, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स R2 X2 ऑन द सेकेंडरी साइड एंड R1 X1 ऑन द प्राइमरी साइड, V1 एंड E1 दोनों बराबर नहीं हैं बिकॉज R1 के ऊपर भी कोई ड्रॉप हो रहा है, X1 के ऊपर भी कोई ड्रॉप हो रहा है एंड आफ्टर दिस ड्रॉप ये क्या है? ये है V1, ये है E1। जब तक R1 X1 नहीं थे V1 इज इक्वल्स टू E1 था, बिकॉज ये नहीं था, ये नहीं था तो V1 इज इक्वल्स टू E1 था, बट अब ये भी आ गया एंड ये भी आ गया, सो V1 वुड बी दिस प्लस E1। ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा नॉन आइडियलिटीज़ आने की वजह से V1 नॉट इक्वल्स टू E1 हो गया। ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था हमेशा इस तरह से ध्यान रखना दैट IC is in phase with E1 and I phi lags E1 by 90 degrees।
ठीक है। ये सेम जो चीज़ है वो आप V1 के केस में अब नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट से IC इज़ इन फेज विद V1 बिकॉज V1 इज़ नॉट द वोल्टेज अक्रॉस RC, ठीक है। RC के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है, इस E1, ठीक है। RC के अक्रॉस E1 वोल्टेज है, RC के थ्रू IC करंट है। तो दैट्स वाई आपको जो रिलेशन है वो जो रिलेशन है वो IC एंड E1 में बोलना होगा, नॉट V1 एंड IC में, नॉट V1 एंड I5 में, ठीक है। सो जो भी रिलेशन है वो अब E1 एंड IC एंड E1 एंड I5 में है। V1 अब भूल जाओ, क्यों भूल जाओ वो मैं बता चुका हूँ अब, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने देख लिया। अब सेम चीज़ क्या है, अगर ये तो लैगिंग केस था, ठीक है, ये लैगिंग केस था इसलिए ये जो करंट है ये लैगिंग थी, ठीक है। सो ध्यान रखना किस तरह से मैंने बनाया। V2 को रेफरेंस लिया बिकॉज मैं लोड के बारे में जानता हूँ दैट द लोड इज़ लैगिंग, इसलिए मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया। द वोल्टेज, द करंट ड्रॉन बाय द लोड वुड लैग द वोल्टेज अक्रॉस द लोड बाय phi2 एंगल। सो I2 पता लग गया। I2 पता लगने के बाद मुझे I2 R2 के बारे में पता लग गया एंड JI2 X2 के बारे में पता लग गया। I2 R2 इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज I2 एंड I2 JI2 X2 लीड्स I2 बाय 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ दिस J फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों ड्रॉप के बारे में मेरे को पता लग गया। सो मैं इस फेज़र को प्लस दिस फेज़र करूँगा तो मेरे को E2 मिल जाएगा, ठीक है। सो मैंने दिस फेज़र प्लस दिस ऐड करा तो मेरे को E2 मिल गया एंड आई नो इन द स्टेप डाउन केस E2 इंटू ए इज इक्वल्स टू E1। अब मेरे को E1 मिल गया। अब E1 के बाद मैंने नोटिस किया दैट E1 एंड I0 में मैं रिलेशन जानता हूँ, ठीक है। E1 से लैग करेगा I0 बाय सम एंगल phi0, ठीक है। मैं IC एंड I5 अलग से नहीं दिखा रहा बिकॉज ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में दिखा सकते हो नीट एंड क्लीन करके, बट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको देखने में, इसलिए मैंने IC एंड I5 को नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली I0 बनाया है, ठीक है। सो दिस एंगल इज़ phi0। E1 एंड I0 के बीच में जो एंगल है वो phi0 है। तो ध्यान रखना E1 एंड I0 के बीच में जो एंगल है दैट इज़ phi0। V2 एंड I2 के बीच में जो एंगल है दैट इज़ phi2, ठीक है। एंड V1 एंड I1 के बीच में जो एंगल है दैट इज़ phi1, ठीक है। अब I0 बना दिया, I2 ऑलरेडी बना चुके हो तो I2 बाई A बना दिया। I2 बाई A प्लस I0 इज इक्वल्स टू I1। I1 आने के बाद आपको I1 R1 पता लग गया। I1 R1 इज़ इन फेज विद इन द सेम डायरेक्शन एज I1 एंड JI1 X1 पता लग गया एंड इन तीनों का जो सम है दैट इज़ V1, तो आपको V1 पता लग गया एंड V1 एंड I1 में जो डिफरेंस होगा एंगल डिफरेंस दैट इज़ phi1, ठीक है। अब आप यहाँ से नोटिस करना दैट अगर आप इसकी बात करते हो ये है लोड, ठीक है। सो वोल्टेज इनटू करंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, दिस इज पावर, active power taken by the load, and V2 into I2 into cos of sin of phi2 would be reactive power drawn by the load. Why drawn? Because this is the current drawn by the load, ठीक है। Now what is this? This is supply, this is current delivered and this is angle between them. So V1 into I1 into cos of angle between them, this is active power supplied by the supply, active power supplied by the transformer, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना। why supplied? Because this is the current delivered, so this power is the power delivered, ठीक है। and V1 into I1 sin of angle between them would be reactive power delivered. why delivered? Because this is the current delivered, ठीक है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे होगा E1 into I0 into phi0, so E1 into I0 into cos phi0, what is this? This is core losses, ठीक है। एक्टिव पावर
ये किस में जा रहा है, आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट क्या होता है आपका आई सी होता है, E1 इंटू आई सी, ये क्या है वाट्स, ठीक है। E1 इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, आई नॉट कॉस फाई नॉट इज आई सी, सो E1 इंटू आई सी ये किस में जा रहा है, आर सी में जा रहा है। सो ये क्या है, आर सी डिनोट्स द कोर लॉस कंपोनेंट। सो कोर लॉसेज में जो भी ये वाट्स जा रहे हैं, रियल पावर जा रही है, दैट इज दिस E1 इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, ठीक है। एंड सेम थिंग E1 इंटू आई नॉट इंटू साइन फाई नॉट इज रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर टू सेट अप द फ्लक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो हर चीज़ ध्यान रखना, एलिमेंट बाय एलिमेंट रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये V2 लिया तो I2 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोड की बात कर रहे हो। सो लोड के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हो, सो लोड के थ्रू ही करंट लेना है। आप V1 की बात कर रहे हो, सो V1 एंड I1 में रिलेशन लेना है। आप E1 की बात कर रहे हो, सो E1 एंड I0 में रिलेशन लेना है, ठीक है। सो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो उसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज एंड उसी एलिमेंट के थ्रू करंट की आपको बात करनी है। अगर आप लोड की बात कर रहे हो, सो V2 की बात करनी है एंड साथ साथ I2 की बात करनी है, साथ में I1 करंट की बात नहीं करोगे आप, ठीक है। सो एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको चलना होता है, ठीक है। ध्यान रखना, आपने वोल्टेज को रेफरेंस लिया और इस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस है, इसलिए आपने करंट को बोला कि करंट टेकन बाय द लोड इज लैगिंग द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ये लोड करंट है, ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, इसलिए आपने इस करंट को लैगिंग बताया, ठीक है। सो लोड के बारे में बात कर रहे हो, सो लोड के हिसाब से एंगल बताना है, ठीक है। इस करंट के पता लगने के बाद आपको J I2 पता लग गया, I2 इंटू R2 पता लग गया, एंड दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, सॉरी दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप आपको पता है दैट दिस इज E2, ठीक है। सो इन तीनों ड्रॉप्स को ऐड करके E2 आ गया। फिर E2 एंड E1 में आपको रिलेशन पता है तो E1 आ गया। E1 के बाद आपके पास I0 आ गया। I0 के पता लगने के बाद दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू I1 होता है, यहाँ से आपने I1 निकाला। I1 के पता लगने के बाद I1 R1 ड्रॉप पता है एंड J X1 ड्रॉप पता है, एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू V1 है। इस तरह से आपको सेक्शन बाय सेक्शन जाना है, ठीक है। लोड से शुरुआत करी, करंट निकाला, करंट से ड्रॉप निकाला, सारे ड्रॉप्स को ऐड करा, E2 आया। E2 एंड E1 से के रिलेशन से E1 आया, E1 से I0 आया, I0 प्लस दिस करंट इज I1, I1 से ये दोनों ड्रॉप आए, इन दोनों ड्रॉप एंड इस ड्रॉप को ऐड करके V1 आया, ठीक है। तो सेक्शन बाय सेक्शन चलना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वाइल ड्राइंग द फेजर डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो आपका किसके लिए है, ये आपका लैगिंग लोड के लिए है। अब ये लैगिंग लोड के लिए है, ये लैगिंग करंट है। अगर यूनिटी PF लोड होता है, यानी कि द करंट ड्रॉन, द करंट वुड हैव बीन इन फेज विद V2, I2 करंट फेज में होता। सो I2 करंट इस साइड आपको शो करना होता, सो J X2 इस साइड आता, एंड इस तरह से आपका I2 R2 इस तरफ आता, एंड I2 इंटू X2 इस तरफ आता, एंड इसको आप ड्रॉ कर देते तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता, बस I2 जो करंट होता वो V2 के फेज़ में आ जाता, और बिल्कुल सेम प्रोसीजर I2 इंटू R2 आता। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर आपको J X2 ड्रॉ करना पड़ता, फिर दिस फेज़र प्लस दिस फेज़र प्लस दिस फेज़र इज इक्वल्स टू E2 आता, E2 से E1 आता है, वही सेम प्रोसीजर आपको करना होता, ठीक है। सो ये आपका फेज़र डायग्राम हो गया। अब आपको जो 2-3 चीज़ें नोटिस करनी है, ये प्रैक्टिकल फिगर्स हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल केस में जो फिगर्स आप नोटिस करते हो, मैंने आपको बताया था दैट नो लोड PF एंगल इज़ अराउंड 80 to 85। सो सपोज आप 80 डिग्री लेते हो, सो cos phi नॉट इज़ नो लोड पावर फैक्टर। सो cos ऑफ 80 इज़ अराउंड 0.17, एंड आप ऑलरेडी जानते हो दैट पावर फैक्टर नियरली इक्वल टू 1 इज़ अ वेरी गुड पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर नियरली टेंडिंग टू 0 इज़ अ वेरी बैड पावर फैक्टर। सो ध्यान रखना, बिकॉज द करंट I0 इज़ हाईली लैगिंग इन नेचर, दैट्स वाई द नो लोड PF इज़ वेरी पुअर, ठीक है।
फिर उसके बाद इम्पीडेंस एंगल की आप बात करते हो। इम्पीडेंस एंगल ध्यान रखना, हमेशा जो इम्पीडेंस एंगल होगा दैट विल बी tan इनवर्स x/r, tan इनवर्स x1/r1 एंड tan इनवर्स x2/r2। ये जो एंगल्स होते हैं ये अराउंड क्या होते हैं 70 to 75 डिग्रीज़ होते हैं एंड बिगर ट्रांसफार्मर में ये अराउंड 80 तक चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ से आप नोटिस करोगे दैट tan ऑफ इम्पीडेंस एंगल इज़ x/r। सो 70 के लिए आपका जो x/r रेशो आएगा दैट विल बी अराउंड 3:1। सो x/r इज़ 3:1। सो x इज़ नियरली 3 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, 75 के केस में दिस रेशियो बिकम्स 4:1 नियरली एंड 80 के केस में दिस रेशियो बिकम्स 6:1। सो इन ऑल दीज केसेस यू नोटिस as we go to bigger and bigger transformer this x dominates quite by resistance। ये resistance क्या है, वाइंडिंग का resistance है एंड बिकॉज हम वाइंडिंग में कॉपर यूज़ करते हैं एंड कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर एंड दैट्स वाई उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। सो ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस हम बिल्कुल लीस्ट अमाउंट रखते हैं। ये लीकेज जो है दैट इज़ ऑलवेज क्वाइट ग्रेटर। कोई भी मशीन होगी उसका रेजिस्टेंस जो है वो सबसे छोटी क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड रिएक्टेंस जो होता है वो क्वाइट ग्रेटर होता है। सो x इज़ मच ग्रेटर देन r। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब जो आप ड्रॉप बना रहे थे I1 R1, एक ये जो ड्रॉप था इस ड्रॉप को आपको छोटा दिखाना है एंड JI1 X1 जो ड्रॉप आपने दिखाया था या JI1 X2 जो ड्रॉप दिखाया था वो आपको बड़ा दिखाना होगा बिकॉज X1 इज़ क्वाइट ग्रेटर देन R1। ठीक है, X1 बहुत बड़ा होता है इसलिए ये फेज़र आपको बड़ा दिखाना है, ये छोटा दिखाना है। ये जो प्रैक्टिकल डेटा का जो वो है, ठीक है, ये आपको फेज़र डायग्राम में दिखाना होगा। ठीक है, और ये अगर आप दिखाते हो तो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मैं ES वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई ES के लिए पढ़ रहा है तो कन्वेंशनल में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा X1 वाले फेज़र जो हैं उनको बड़ा दिखाना होता है। ठीक है, सो ये आपका फेज़र डायग्राम कंप्लीट हो गया।